नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का बहनों भाइयों। मैं ब्रजेश मिश्रा हूँ। सत्यमेव जयते। इस देश में हमेशा सत्य की जीत होती है। इंसाफ इस देश में अभी बाकी है। जब तक भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है बहनों भाइयों, तब तक हर गरीब को इंसाफ मिलेगा, इस बात की गारंटी है। आज हाथरस की गुड़िया के प्रकरण पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने वो सत्य को साबित करके भी दिखाया कि लोगों का आज भी न्यायपालिका पर भरोसा क्यों है। हमारे देश में एक इंडिपेंडेंट न्यायपालिका का होना आवश्यक क्यों है। वो इसी दृष्टिकोण से है कि गरीब को न्याय मिले, समाज के अंतिम पायदान में बैठे हुए व्यक्ति को, जो गरीब है, असहाय है, निर्बल है, कमजोर है, बेबस है, लाचार है, उसको न्याय मिले। स्वतः संज्ञान लेते हुए लखनऊ बेंच ने जिस प्रकार से आज इस पूरे प्रकरण की सुनवाई की और 3 घंटे का समय इस पूरे प्रकरण को दिया बहनों भाइयों, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, आवश्यक, संवेदनशील और भारतीय समाज के लिए बहुत आवश्यक कार्य है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इमोशनल मूवमेंट्स भी देखे, तथ्यों का भी सामना किया, सवाल जवाब भी किए। प्रारंभ में इसके पहले हुई डिबेट्स में मैंने कुछ सवाल उठाए थे, घूम फिर कर कोर्ट में आज वही सवाल उठे। सवाल नंबर 1, बिना परिवार के अनुमति लाश क्यों जलाई गई? इसका जवाब ना तो जिलाधिकारी दे पाए, ना एडीजी दे पाए, ना डीजीपी दे पाए और ना एसीएस होम दे पाए। क्यों लाश जलाई गई, किसी के पास जवाब नहीं। बस एक जवाब, दंगा हो सकता था। जज साहब ने कहा कि लाश जलाए जाने के बाद भी तो दंगा हो सकता था, उसका भी जवाब उनके पास नहीं था। असंतोषजनक जवाब के साथ गए थे, बिना तैयारी के गए थे। इस बात का कोई संतोषजनक जवाब नहीं था कि लाश क्यों जलाई गई, वो भी बिना एक गरीब परिवार की। जज साहब ने जो मानवीय दृष्टिकोण अपनाया बहनों भाइयों, वो मिसाल है। मिसाल इस दृष्टिकोण से उन्होंने कहा, जज साहब ने, कि क्या किसी अमीर की बेटी के साथ आप इसी प्रकार का व्यवहार करते अगर उसकी मृत्यु इस प्रकार हुई होती तो? एक गरीब की बेटी को पेट्रोल डालकर उसकी चिता में आग लगाकर बिना परिवार वालों की सहमति किए आधी रात में पाप जो किया गया, क्या ये किसी अमीर की बेटी के साथ किया जा सकता था इस देश में? कोर्ट रूम में सन्नाटा छाया हुआ था। जो अपने को सबसे ताकतवर, सबसे अहंकारी, घमंडी और सत्ता का दुरुपयोग करने वाले अधिकारी थे, वहां पर खामोशी से सिर झुकाए खड़े थे। जिस इंटरनेशनल प्लाट, जिस अंतर्राष्ट्रीय साजिश, जिस पीएफआई, जो 100 करोड़ की फंडिंग, जो 50 करोड़ का मॉरिशस, जो नक्सल भाभी और पीड़िता के परिवार को बदनामियों में ढकेलने की कोशिश करने वाले आज एक तथ्य भी हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाए कि इसमें कोई इंटरनेशनल प्लॉट था या 100 करोड़ की फंडिंग थी। ऐसा कोई तथ्य उत्तर प्रदेश की सरकार आज प्रस्तुत नहीं कर पाई। बेनकाब हो गए ये लोग। मैं बार बार कह रहा हूं कि एक गरीब दलित परिवार की पीड़िता के परिजनों को अगर न्याय मिल जाए तो किसी की छाती क्यों फटती है? किसी को बुरा क्यों लगता है कि अगर न्याय मिल जाए तो? सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, स्पष्ट होना चाहिए। जज साहब ने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न किया बहनों भाइयों। उन्होंने कहा एक आला पुलिस अधिकारी से, मैं उनका नाम क्या लूं, सज्जन का, उनसे कहा कि ये बताओ तुम्हें कैसे पता कि रेप नहीं हुआ? डाइंग डिक्लेरेशन है, मेडिको लीगल रिपोर्ट है, इंजरीज भी दिख रही हैं, इसके बावजूद तुम्हें कैसे पता कि रेप नहीं हुआ? क्या इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई? अफसर ने जवाब दिया नहीं। तो फिर जज साहब ने कहा फिर तुमने कैसे मीडिया में स्टेटमेंट दिया कि रेप नहीं हुआ? तुम्हारे पास क्या तथ्य आधार है? वो सज्जन सिर झुकाए खड़े रहे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैं हमेशा कहता हूं कि झूठ के तवे पर प्रोपोगंडा की रोटी सेकने वाले एक ना एक दिन बेनकाब होते हैं और उनकी दुर्गंध वाली जो सच है वो सामने आता है। एक गरीब दलित वाल्मीकि की बेटी को न्याय मिले, उसको न्याय मिलने से रोकने की कोशिशों में हर कोई बेनकाब हुआ है। अगर इस देश में स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं होती तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इस वाल्मीकि परिवार को न्याय मिलता? मुझे लगता है कि शायद नहीं मिलता। बामुश्किल सीबीआई जांच के आदेश हुए, सीबीआई ने इसकी जांच शुरू कर दी है
और मुझे सीबीआई की जांच पर भरोसा है, क्योंकि सीबीआई का अपना काम करने का एक तरीका होता है। मुझे उम्मीद है कि सीबीआई उन आला अफसरों से लखनऊ में बैठे हैं, उनको भी सम्मन करेगी, सम्मन करके उनसे पूछताछ करेगी, उनको इंटरोगेट करेगी। जो दूसरों का नार्को करा रहे थे, उम्मीद है सीबीआई उनका नार्को टेस्ट करेगी, तो वो बताएंगे कि उन्होंने किसके कहने पर लाश जलाई, सवाल नंबर 1। किसके कहने पर सबूत मिटाए, सवाल नंबर 2। किसके कहने पर तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की, सवाल नंबर 3। किसके कहने पर गवाहों के बयान बदलने की कोशिश हुई, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 5, किसके कहने पर किसके टेलीफोन जाने के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पीड़ित परिवार को धमकाने की चेष्टा की, सवाल नंबर 6। किसके कहने पर पूरे गांव को 4 दिन के लिए सील किया गया, सवाल नंबर 7। किसके कहने पर 2 दिन तक मीडिया की गांव में एंट्री नहीं दी गई, सवाल नंबर 8। किसके फोन किए जाने के उपरांत पीड़िता को किसी तरह से दिल्ली अस्पताल भेजा गया, जबकि 6 दिन तक उसकी हालत बहुत खराब थी, उसको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कराया। मैं डे 1 से कहता आया हूं कि जब वो जिंदा थी तो उसे इलाज नहीं मिला, और जब इलाज मिलना चाहिए था उस वक्त इंसाफ भी नहीं दिया गया, और उसके बाद उसी पर मैला फेंकने की कोशिश हुई, बदनाम करने की कोशिश हुई, चरित्र हनन की नीचता भरी कोशिश हुई, झूठ का तवे पर प्रोपोगंडा की रोटी बनाने की कोशिश की गई। क्यों? मैं कारण जानना चाहता हूं। सीबीआई जांच कर रही है, जांच पूरी हो जाने देते। अगर कोई निर्दोष है तो मैं इस हक में हूं कि एक भी निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन गुड़िया के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या करने वालों को फांसी हो, यह मैं डिमांड आज इस फोरम से करता हूं। और मैं आभार प्रकट करता हूं भारत की सर्वोच्च न्यायालय का, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश महोदयों का, जिन्होंने गरीब की आवाज सुनी, उनकी आवाज सुनी जो हाईकोर्ट में एक वकील तक हायर नहीं कर सकते। और आज वो घमंड से चूर ताकतवर अफसर उन गरीब बेबस लोगों के सामने सिर झुकाए खड़े थे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इंसाफ अभी बाकी है, इंसाफ अभी होना बाकी है। जब तक जांच नहीं हो जाती, इसका ट्रायल नहीं हो जाता, अपराध सिद्ध नहीं हो जाता और चारों को फांसी नहीं हो जाती, तब तक ये संघर्ष, ये लड़ाई जारी रहेगी। निर्भया केस में भी बहुत वक्त लगा, 8 साल लग गया। इस केस में भी मुझे पता है कि समय लगेगा, लेकिन इंसाफ होना चाहिए। निर्दोष छूटे, लेकिन दोषी को फांसी हो, सार्वजनिक तौर पर फांसी हो, ताकि उनके कलेजे हिलें जो इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने एक समाज के तौर पर निर्लज्जता की सभी सीमाएं पार की हैं बहनों भाइयों, बदनाम करने में। वो लोग चिन्हित किए जाएं जो एक दलित परिवार, गरीब परिवार, जिसके समय 2 जून की रोटी का संकट, उनके परिवार को बदनाम करते हो कि उनको 100 करोड़ रुपए मिले। तुम्हें शर्म नहीं आई? जिनके पास कल क्या खाएंगे इंतजाम नहीं है, तुम उनको कहते हो कि वो पीएफआई के एजेंट हैं, तुम्हें शर्म नहीं आई? जिनके पास चलने का साधन नहीं है, जिनके पास अपनी बात कहने का मंच नहीं है, तुम उनको नक्सली कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? जो अपनी बात कहना चाहते थे, तुमने पैसे से उनका मुंह बंद करने की कोशिश की, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम डीएम भेजकर उनको धमकाते हो, उनको डराते हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? और आज कोर्ट ने भी तुम्हें इतना डांटा, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आई? तो बेशर्मी के कितने चरित्र हो सकते हैं, आज ये इसका पर्दाफाश हुआ है। वो चेहरे बेनकाब हुए हैं जो हाथरस की गुड़िया को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। आज न्यायपालिका के ऑब्जर्वेशन के बाद उनके खुद के मुंह काले हो गए हैं। वो सामने लाए जाएं जो पीएफआई, इंटरनेशनल प्लाट और 100 करोड़ की फंडिंग की बात कर रहे थे। मैं चाहता हूं कि कोर्ट उस प्रकरण को भी संज्ञान में ले और पूछे, बात करे, इसके सबूत सार्वजनिक किए जाएं कि आखिर विक्टिम शेम का काम कौन लोगों ने किया, किसके इशारे पे किया, कौन लोग इसके पीछे हैं और उनका मकसद अल्टीमेट क्या है। कौन लोग हैं जो उत्तर प्रदेश को जातीय दंगों में बांटना चाहते हैं, कौन वो लोग हैं जो जातीय विद्वेष पैदा करना चाहते थे। उनके चेहरे से नकाब नोचा जाना चाहिए। पीड़िता को इंसाफ मिलना चाहिए इस देश में कि पीड़ितों पर आप लानत भेजेंगे, पीड़ितों को शर्मिंदा करेंगे, गरीबों को करेंगे। जज साहब की बात से मैं सहमत हूं। क्या किसी की औकात और हैसियत होती कि किसी अमीर के बच्चे के साथ ऐसी घटना करके देख लेता? जज साहब ने बिल्कुल ठीक बात की, मैं सहमत हूं उनसे। कुछ बयान सुनिए, फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं।
सरकार की मर्जी से नहीं किया, परिवार की मर्जी थी। मॉर्निंग में 5 बजे के बाद आपने रात में कर दिया, परिवार वहाँ मौजूद नहीं है और जो भी क्रिया, जो भी प्रोसेस होता है पूरा संस्कार का, वो नहीं किया है परिवार ने। तो ये तो क्लियर है कि आई थिंक, मुझे लगता है कि जिस तरीके का रुख था जज का, बेंच का, तो कुछ अच्छा ही बेटर होगा कि एक संदेश जाएगा। पीड़ित परिवार के लोगों से कोर्ट ने पूछताछ की है। पीड़ित परिवार के लोगों से कोर्ट ने पूछताछ की है। जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनसे कोर्ट ने पूछताछ की है। अभी कोर्ट अपना निर्णय देगी। मुकदमा अभी विचाराधीन है। 2 नवंबर की डेट है। परिवार ने बताया कि जबरन बेटी के शव को जला दिया, मूवी नहीं देखने दिया, हाथ पीले नहीं करने दिए। तो कहीं न कहीं जो परिवार पहले दिन से कह रहा था, वो आज माननीय न्यायालय के सामने उसने जो बातें रखी हैं, उससे योगी जी का जाति चेहरा, योगी जी का बलात्कारियों का प्रेम, योगी जी का अपराधियों को संरक्षण देने वाला चेहरा देश के सामने आया है। ऐसा सुनने में आया है कि परिवार ने सुरक्षा की बात कही है, परिवार ने इस केस को दूसरे राज्य में चलाने की बात कही है, परिवार ने इसमें मनगढ़ंत कहानियां न बनाई जाएं इसकी बात कही है, और किस तरीके से उनको समय समय पे धमकाया गया प्रशासन के द्वारा, इसका भी माननीय न्यायालय के सामने उन्होंने बयान किया है। तो इसलिए फिर से हम सबको मिलके गुड़िया को न्याय दिलाने के लिए, और माननीय उच्च न्यायालय ने आज बहुत ही जबरदस्त तरीके से योगी सरकार को फटकार लगाई है। तो आज की डिबेट में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर मनोज मिश्रा, बीजेपी से हैं, सीबी पांडे साहब फॉर्मर जज हैं, थोड़ी देर में सीमा कुशवाहा, वो अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट की, और निर्भया मामले को भी उन्होंने लड़ा है और गुड़िया का मामला भी वो हैंडल कर रही हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ वो ज्वाइन करने वाली हैं। दीपक सिंह कांग्रेस से हैं, अब्दुल हफीज गांधी साहब समाजवादी पार्टी, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल, और दीपक बाजपेयी आम आदमी पार्टी से, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मनोज मिश्रा, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। आज जो कुछ भी कोर्ट में हुआ, आपकी पार्टी की तरफ से ये स्टेटमेंट था, सरकार के तरफ से ये स्टेटमेंट था कि ये एक इंटरनेशनल प्लॉट है, अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, पीएफआई शामिल है, 100 करोड़ की फंडिंग हुई है और इसमें मॉरिशस से पैसा आया है, तमाम तरह की कहानियां बनाई गई। लेकिन आज जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये सब कोई बात नहीं रखी। मैं कारण जान सकता हूं कि कोर्ट के समक्ष आपने ये मामला क्यों नहीं प्रस्तुत किया? देखिए ब्रजेश जी, उस गुड़िया के साथ पूरे देश की संवेदनाएं हैं, और उसमें कोई राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, या कोई राजनीतिक दल हो, उसकी संवेदनाएं उस गुड़िया के साथ हैं। और संवेद स्वर में सारे लोग, पूरा देश, पूरा प्रदेश इस बात का इंतजार कर रहा है कि उसको न्याय मिले। माननीय न्यायपालिका का भी स्वागत करता है कि माननीय न्यायपालिका ने, माननीय उच्च न्यायालय ने जो लिया स्टेप ठीक लिया। अब हमें उसके निर्णय के इंतजार करना चाहिए। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, पीएफआई फंडिंग या फर्जी भाभी, या वो फोन के द्वारा ये कहना कि 25 लाख के 50 लाख मांग लो और थोड़े रुक जाओ मैं आता हूं, या और कोई बातें हैं, वो गुड़िया के परिवार के लिए नहीं कही, उस आंदोलन में जो लोग शामिल थे उनके लिए कही गई। ये जरा दूरी बनाइए कि गुड़िया के परिवार के ऊपर ना नक्सली होने का आरोप लगाया गया, ना पीएफआई का एजेंट होने का आरोप लगाया गया, और ना कोई और बात कही गई। केवल जो बातें आपने भी कही अपनी रिपोर्ट में, वो बातें वहां के शामिल तत्वों के तौर पर कही गई। तो ये अगर आपके पास एविडेंस थे डॉक्टर साहब, तो आप एविडेंस कोर्ट के समक्ष रखते? देखिए वो विषय कहाँ आया, वहां तो गुड़िया का विषय था ना, दंगे का विषय थोड़ी था। वहां वो विषय रखते कि साहब हमने इसलिए किया, गुड़िया को न्याय दिलाने का विषय था। मैं चुनौती देता हूं ना, उसको रखना चाहिए था। वहां पर अराजकता फैलाने का विषय होता तब ये विषय आता, तो विषय अलग अलग हैं दोनों। ओके, उसको तो इस विषय को आप कोर्ट नहीं ले जाएंगे? मतलब भ्रम का वातावरण उत्पन्न होता है। ये विषय कोर्ट नहीं ले जाएंगे आप? पीएफआई 100 करोड़ की फंडिंग, नक्सली भाभी, ये अलग विषय, ये विषय ही अलग है, आंतरिक सुरक्षा का विषय। अच्छा, देखिए ब्रजेश जी, दो चीजें मिक्स मत करिए। एक चीज ये है लेफ्ट हैंड साइड, मैं कैसे मिक्स करूंगा? मिक्स तो आप कर रहे थे, दूसरी अब आप रूल आउट कर रहे हो तो मैं क्या करूं मनोज? नहीं,
रूल आउट नहीं कर रहे ब्रजेश जी, रूल आउट नहीं कर रहे। आप ईमानदारी से बताइए कि पीएफआई का एजेंट गुड़िया को किसने बताया, आप नाम लेके बताइए, उसमें क्या बात। आप डिबेट में ओपन है, सबको बताइए। हाँ बिल्कुल, ये 50 करोड़ या 100 करोड़ की बात आपकी गुड़िया के सरकार की परिवार तरफ के से लिए ये थोड़ी कही। स्टेटमेंट आए हैं और मेरे पास व्हाट्सएप मैसेजेस हैं। नहीं, ये गुड़िया आप के जब लिए नहीं कहेंगे है, मैं दिखा ये दूंगा। मैं सहमत नहीं। नहीं, कहा गया है आपकी सरकार की तरफ से, कहा गया अखबार है पढ़ता हूँ, आपकी सरकार की तरफ से चरित्र गुड़िया हनन किया परिवार गया से। है। आपका एडीजी एलो खुद कह रहा था कि रेप नहीं हुआ ये है। बात नहीं ठीक है। नहीं, देखिए, आपके एडीजी एलो ने चैनल का कहा, पूरे मैं थोड़ी प्रदेश ना में कह रहा सम्मान हूँ। है और सब लोग सम्मान के साथ उसको देखते हैं। विनय कटियार और ये ने खुद मानते कहा हैं रेप कि नहीं निष्पक्ष हुआ। चैनल है। आपके तो 3 गुड़िया मंत्रियों ने के कहा रेप परिवार नहीं की हुआ। ये बात नहीं कही कि आपने PFI चरित्र हनन की कोशिश एजेंट है, की। 50 लाख आज हाईकोर्ट में 50 पकड़े गए तो करोड़ या आपके सुर 100 बदल करोड़ गए। की बात है, गुड़िया के परिवार के लिए नहीं कही। देखिए, ये ब्रजेश जी, आपकी गंभीरता, आपके चैनल की लोकप्रियता इसलिए बरकरार है कि निष्पक्षता उसके साथ है, और उस निष्पक्षता का तकाजा ये है कि आप दोनों पक्षों को मिक्स न करें। मतलब अब आपके हिसाब से 2 पक्ष हो गए, गुड़िया का एक पक्ष हो गया और ये पीएफआई नक्सल और 100 करोड़ फंडिंग एक अलग विषय। ये दूसरा विषय। तो ये विषय कोर्ट नहीं गुड़िया जाएगा? के साथ न्याय दिलाने की एक बात बताइए, एक जो फोन टेप हुआ उसमें वो कह रहे हैं कि 25 लाख मत लेना, 50 लाख लेना, मैं आ जाऊंगा तब बात होगी। तो ये फोन टेपिंग किसने कराई थी? उत्तर प्रदेश सरकार ने कराई थी। ये किसी ने कराई हो, लेकिन ये विषय सही है कि नहीं है? फोन टेपिंग एक का भाभी आई 3 दिन तक घर में फोन रही टैपिंग भारत और वही में भाभी मामी बन के या मौसी बन अत्यंत के गैर आगरा में कानूनी रही। काम क्या है। ये सही नहीं है? आप डॉक्टर साहब, बताइए। आप ये एक विद्वान, वेबसाइट बनी, वो सुन तो नहीं है, लीजिए मुझे। वेबसाइट पे ये बताया गया अरे सुन तो कि लीजिए। दंगा ऐसे करना, अराजकता ऐसे फैलानी, इससे बचने का तरीका तो है। ये बात आप क्या कोर्ट सही में नहीं क्यों है? नहीं आप बताइए कहते हैं? मुझे जी, ये सही नहीं है क्या? झूठी आप बात मुझे है? बताएं, आप एक विद्वान व्यक्ति नहीं, ये हैं, बातें मुझे आप आई हैं, बताइए। कोर्ट में तो ये लड़की बात कोर्ट बच्ची में के कैसे साथ ना? न्याय दिलाने की बात आई, उस गुड़िया के साथ न्याय दिलाने की बात आई। देखिए, आप पहले तो आप सीबीआई जांच नहीं करा रहे थे, बामुश्किल आपने सीबीआई जांच कराई। आज जो कुछ भी कोर्ट के भीतर हुआ, बहुत मुश्किल नहीं, सीबीआई जांच हुई जस्ट और मुझे ये कंप्लीट कर लेने दें। उत्तर प्रदेश की सरकार की सिफारिश पर मैं बहुत संयम से आपको SIT मेरा एक का सवाल गठन सुन हुआ लें। कि नहीं हुआ? जो आप ये इंसाफ बताइए। जो या इंसाफ गुड़िया सरकार का को करना परिवार चाहिए, जो कहता डॉक्टर रहा साहब, वो धाराएं जोड़ी गई कि नहीं जोड़ी गई? मान्यवर मेरी बात तो सुन ले। जो इंसाफ सरकार को करना चाहिए, पुलिस को करना जी हाँ। चाहिए था। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच बैठती है और 3 घंटे आपके अफसरों को ग्रिलिंग करती है। क्या ये आपको बात शर्मिंदा नहीं करती है? देखिए ब्रजेश जी, ये बात सही है कि जो हाईकोर्ट ने प्रश्न पूछे, माननीय हाईकोर्ट ने जो प्रश्न पूछे उसे पूछना चाहिए था। और जो आप मानवीय संवेदनक बात कर रहे हैं उससे तो अपेक्षा है। जो लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्रेस, इन चारों के संवेदनशील होना जरूरी है। मैं इसमें केवल ये किसी को जानना कोई चाहता आपत्ति हूं, नहीं एक है। हफ्ते तक विक्टिम शेम किया गया, यानी विक्टिम पीड़ितों को शर्मिंदा करने, उनको बेइज्जत करने, उनको अपमानित करने, बिटिया का चरित्र हनन, हर तरह का प्रयास किया गया। क्या आप मानते हैं कि किसी सभ्य समाज में ये उचित है जो कुछ हुआ? देखिए, ऐसा कुछ भी उचित नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भाई, बेटी तो हमारे भी है, आपके करेक्ट भी बात है, है। देखिए, सबके कितनी है, अच्छी समाज बात का हर आपने व्यक्ति कही। बेटी का पिता है। तो ये कोई नहीं चाहता Alright, देश का, समाज का कोई भी व्यक्ति, अब मैं अब्दुल हफीज गांधी को आमंत्रित करता हूं, किसी भी समाजवादी विचारधारा का पार्टी हो, के ऐसा नहीं चाह सकता प्रवक्ता हैं, जो और उत्तर कभी प्रदेश नहीं चाह सकता। के लार्जेस्ट अपोजिशन के स्पोक्स पर्सन है। बहुत बहुत स्वागत आपका गांधी जी। धन्यवाद। आज हाईकोर्ट में जो कुछ भी हुआ और जो तेवर कोर्ट ने दिखाए हैं, उसको लेकर मैं आपकी टिप्पणी जानना चाहता हूं और ये भी जानना चाहता हूं कि पीएफआई, नक्सल, ईडी और ये 100 करोड़ मॉरिशस, ये सब का क्या हुआ? देखिए ब्रजेश जी, हाईकोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेना ही दिखाता है कि सरकार विफल रही है और सरकार ने कभी कोशिश नहीं की कि पीड़िता को या पीड़िता के परिवार को किसी भी तरह का न्याय मिले। क्योंकि आप देखिए, तथ्य देखिए, एफआईआर डिले करना, एफआईआर काफ़ी डिले हुई है, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन में डिले, फिर दिल्ली रिफर करने में डिले, जिस तरह से डीएम ने हड़काया, जिस तरह से मीडिया को वहाँ नहीं जाने दिया गया। तो ये सारे तथ्य दिखाते हैं कि सरकार में ऊपर बैठे हुए, चाहे वो राजनीतिक लोग हों या जो प्रशासन और शासन से जुड़े हुए लोग हों, उन्होंने इस मसले में ये हमेशा कोशिश की कि पीड़िता और पीड़िता के परिवार को किसी भी तरह का न्याय ना मिले। आज जो सुनने को मिल रहा है पीड़िता के परिवार की तरफ से, ये भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में न्याय मिलना मुश्किल है, इसलिए या तो इसे दिल्ली या दूसरे प्रदेश में जो है केस को शिफ्ट किया जाए। और पहले भी इस तरह के एग्जाम्पल्स देखने को मिले हैं कि जुडिशरी ने केसेस को शिफ्ट किया है। रात में अंतिम संस्कार क्यों? बिल्कुल, ये बहुत वाजिब प्रश्न है कि यही सवाल जज साहब बार बार 3 घंटे पूछते रहे, कम से कम 10 बार उन्होंने पूछा। बिल्कुल ब्रजेश जी, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि क्या जरूरत थी और उन्होंने किसके कहा आदेश कि थे। क्या किसी अमीर की बेटी के साथ तुम ऐसा कर पाते? बिल्कुल नहीं कर पाते।
मैं समझता हूं कि जिस तरह का प्रशासन और शासन ने करने की कोशिश की, कोई ना कोई ऊपर ऐसा व्यक्ति बैठा है जो पॉलिटिकल है और उसके इशारों पर ये हुआ है। क्योंकि क्या आप समझते हैं कि क्या कोई एसपी या एसएसपी या डीएम इस तरह से कर सकते हैं जब तक ऊपर से आदेश ना हो? क्योंकि मुद्दा बहुत संवेदनशील मुद्दा था। अगर ये रात के अंधेरे में किया गया तो सरकार कुछ ना कुछ छुपाना चाहती है। और सरकार क्रिमिनेशन का ऑर्डर किसने दिया? वही मैं जानना चाहता हूं सरकार से। अभी सरकार के प्रवक्ता और पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, ये बताएं ऐसा क्यों करने की कोशिश की गई? और जो हाईकोर्ट ने वाजिब सवाल उठाए हैं, क्या ये किसी अमीर की बेटी के साथ किया जाता? शायद सरकार नहीं करती। दीपक सिंह, आज जो कुछ भी कोर्ट में हुआ उस पर आपकी टिप्पणी में जानना चाहता हूं। और दूसरा, लाश जलाने का, मैं अंतिम संस्कार नहीं कहूंगा, वो अंतिम संस्कार नहीं है, वो लाश जलाई गई है। लाश जलाने का आदेश किसका? उत्तर प्रदेश में ब्रजेश जी बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। गाना चलता था जब मांझी नाव डुबाए, उत्तर प्रदेश में है जब मांझी नाव डुबाए तो हाई कोर्ट न्याय दिलाए। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से अगर देखें तो रियासतीकरण तरफ बढ़ रही। जिस तरह से राजतंत्र चलता था उस तरह से लोकतंत्र चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, एक जातीय संगठन के माध्यम से। उत्तर प्रदेश में या देश में पूरी तरह से जो फैसले होते हैं, कोर्ट में सुनवाई होती है, राज्य बनाम फला राज्य सरकार मुकदमा लड़ती है अपराधियों के खिलाफ पीड़ित तरफ से। उत्तर प्रदेश ने स्पष्ट तौर पर देखा है जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चाहे उन्नाव कांड रहा हो, चाहे चिन्मयानंद कांड हो, चाहे आज जहां हम चर्चा कर रहे हैं हाथरस कांड हो, सरकार एक पक्ष था, अन्याय की तरफ से पर यहाँ तो पीड़ित पक्ष को ही बदनाम पीड़ित पक्ष के तरफ से नहीं। वही तो मैंने कहा, सरकार पार्टी बन के अपराधियों के साथ, दुराचारियों के साथ, बलात्कारियों के साथ खड़ा था। कारण क्या है दीपक सिंह जी, आप बताओ मुझे। आप जो लाश जलाने की बात कर रहे हैं, सरकार का एजेंडा स्पष्ट था, लाश जलाओ, तथ्य छिपाओ, सबूत मिटाओ और अपनी सरकार बचाओ। क्यों? सरकार को क्या खतरा था दीपक सिंह, आप क्लियर करो। सरकार किसको बचाना चाह रहे थे, ये आप क्लियर करो, मेक इट क्लियर। ब्रजेश भाई, सरकार, मैंने पहले कहा, जिस तरह से राजा महाराजा अपने राज्य के, अपने सैनिकों को, अपने कर्मचारियों को बचाने की कोशिश करते थे, राजा अपने परिवार बनाने की कोशिश करता था, ये एक रियासत की भांति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को चलाना चाहते हैं, एक वर्ग विशेष के साथ खड़े होकर चलाना चाहते हैं। वो What do you mean by वर्ग विशेष? Excuse me, what do you mean by वर्ग विशेष? पूरा प्रदेश ब्रजेश भाई जान रहा है। नहीं, मैं नहीं जान रहा, आप मुझे बताओ। पहले मुख्यमंत्री, मैं नहीं जान रहा, आप मुझे बताओ। सुन लीजिए, पहले मुख्यमंत्री जी, आपने वर्ग विशेष का मुझे मैं बताता हूं ना। पहले मुख्यमंत्री जी पूरे जो कहावत कही जाती थी, हिंदू समाज के नेता थे, लोग इनका पैर छूते थे, आदर भाव से इनके साथ खड़े होते थे। और अब फिर मुख्यमंत्री जी होते 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 चुनिंदा उन राजपूतों के साथ खड़े हैं जो अन्याय कर रहा है, जो लोकतंत्र भरोसा नहीं करता है, जो अन्याय और अपराध करता है। मुख्यमंत्री जी केवल उसके साथ खड़े हैं, उत्तर प्रदेश के न्याय प्रिय राजपूतों के साथ भी नहीं खड़े हैं। आप तो आम आदमी पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। आप आम आदमी पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। भाषा आम आदमी पार्टी, खास पार्टी की ब्रजेश भाई, कांग्रेस पार्टी परवाह नहीं करती, उनकी भाषा बोलती है। ये कांग्रेस पार्टी, मैंने हाउस में इसे 2018 में बोला है, 2018 में उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी नहीं आई कर रहा। मेरा तो काम है सवाल करना, आपको ऐसा कोई विषय नहीं है। नहीं, 2018 में मैंने मुख्यमंत्री के समक्ष इस बात को कहा था। अच्छा, थोड़ी पॉलिटिकल बात हो गई। मेरे साथ फार्मर जस्टिस सीबी पांडे साहब हैं, बड़ा लंबा अनुभव है उनका। सर, आज जो कुछ भी कोर्ट में हुआ और हाई कोर्ट के जिस तरह से सुमोटो इसको संज्ञान में लेकर उन्होंने इस पूरे प्रकरण की सुनवाई की, जितनी गंभीरता, सिस्टमैटिक तरीके से सुनवाई की, आप इस पूरे केस का क्या भविष्य देखते हैं? और आज जो कुछ भी हुआ, ये राज्य के लिए कितना शर्मनाक है, ब्यूरोक्रेसी के लिए कितना शर्मनाक है, कार्यपालिका के लिए कितना शर्मिंदा करने वाला है? देखिए भैया जी, जो कोर्ट की जो जिम्मेदारी है ना, वो तो ये देखना है कि रूल ऑफ लॉ इस प्रदेश में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और रूल ऑफ लॉ क्या है कि जब कोई अपराध होता है, और ख़ास करके रेप के मामले, निर्भया केस के मामले में बहुत सारे निर्देश कोर्ट को दिए गए हैं और अथॉरिटी को दिए गए हैं निर्भया के मामले के बाद, कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ इनको इन सारे मामलों को देखना। एक प्रोसीजर ले डाउन किया गया और सीआरपीसी में बहुत सारे प्रोविजन जोड़े गए हैं कि रेप के मामले में कैसे प्रक्रिया आपको अपनानी है। तो जब ये रेप जैसे गंभीर मामले में स्टेट को, तो जो पीड़ित है उसके साथ खड़ी होना चाहिए। अब इस पूरे प्रक्रिया को आप देखें कि जब लगता था कि स्टेट की जो जिम्मेदारी है पीड़ित के साथ खड़ा होना, पीड़ित को न्याय दिलाना और जल्दी जल्दी अभियुक्तों को दंड दिलाना, यही स्टेट की जिम्मेदारी है। स्टेट को अभियुक्तों को, कोई अगर सस्पिशियस भी पकड़ा गया अभियुक्त, उसको बचाने की जिम्मेदारी नहीं है, उसकी यह जिम्मेदारी है कि जो पीड़िता है उसको न्याय दिलाए। अब पीड़िता को न्याय दिलाने के मामले में अगर आप देखें
तो जैसे ही इन पर राजनीतिक कुछ बौछारें होने लगी, राजनीतिक हमले होने लगे, तो ये पीड़िता के प्रति जो अपना दायित्व है उसको छोड़ के ये राजनीति, पूरा स्टेट जो है राजनीति का जवाब देने लगा। तो ये तो स्टेट का काम नहीं है कि ऐसे मामलों में आप राजनीति करें। जज साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, इस पूरे प्रकरण में विक्टिम शेम की कोशिश हुई, चीफ मिनिस्टर, विक्टिम का चरित्र हनन करने की कोशिश की गई, उनको बदनाम करने की कोशिश की गई, और आज कोर्ट के समक्ष वो तथ्य नहीं रखे गए, जो कुछ और तथ्य रखे गए। ये तो एक बड़ा नई बात देखा गया, ये तो एक बड़ा नई बात देखा गया इस केस में कि आपकी जो जिम्मेदारी है जिसको बचाना और जिसको न्याय दिलाना, उसी का आप उसी के खिलाफ आरोप लगाने लगे, और उसके खिलाफ आरोप लगा के बहुत सारे मामले ये कहने लगे उसके तरफ से, और सरकारी अधिकारी और पुलिस के अधिकारी ये कहने लगे कि ये पीड़िता के ये रिश्तेदार है, उन्होंने ये किया, उन्होंने उनसे मदद लिया, उनको झूठी बात कह रहे हैं। ये बिल्कुल ये तो बड़ा पहली बार देखना पड़ता कि स्टेट ने पीड़िता के पक्ष में न होकर पीड़िता के खिलाफ बात कहने लगी, और वो भी राजनीतिक लड़ाई लड़ने लगी। अपनी जो मेन जिम्मेदारी है कि पीड़िता को कैसे न्याय दें, उस पर वो उल्टे ही। क्या अब आपको लगता है कि जो काम सरकार को करना था, न्यायालय ने ये जुडिशरी को आगे आकर उसको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ी, ये नाकामी है सरकार की? हाँ, यही सब देखा, इसीलिए नाकामी तो ही मानेंगे। जब जुडिशरी ने देख लिया कि ये पीड़िता का न्याय न दिला के ये दूसरी चीजों में इन्वॉल्व हो गए हैं, तब कोर्ट ने सुओ मोटो लिया, और जो सवाल पूछे हैं उसका जवाब देना उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने तो वास्तव में पीड़िता को न्याय दिलाने की जो प्रक्रिया है उसको न अपना के दूसरे रास्ते पर चले गए, तो बड़ी मुश्किल है इनके लिए। और इसीलिए आपने खुद ही बताया कि न्यायालय में ये लोग खड़े होकर जवाब नहीं दे पा रहे थे। एक भी सैटिस्फैक्टरी आंसर नहीं। न्याय की 3 घंटे चली सुनवाई में एक भी अफसर बोलने की स्थिति में नहीं था, वहां पे घिग्घी बंदी थी। जो बाहर आकर अपना सूरमा और बाजीराव बताते घूमते हैं, तो वहां घिग्घी बंदी थी, आवाज नहीं निकल रही थी गले से। अगर वो अपने दायित्व का निर्वाह करते ना, वो पीड़िता को, अरे मैं तो कहता हूं अगर तुमने न्याय किया था, तुम्हारे पास तथ्य थे, तुम इंसाफ के साथ खड़े थे, इंसानियत के साथ खड़े थे, तो जज साहब को बताते कि तुमने ये किया है। आज तुम्हारी आवाज कहाँ गायब हो गई? आज तुम्हारा सूरमा पंक्ति कहाँ चली गई? बताते, अच्छे ढंग से बताते, तथ्यों को साथ बताते। ओके सर, दीपक वाजपेयी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इतिहास रचा है। मैं मानता हूं कि आज न्यायपालिका का फिर से नमन करने का वक्त है कि एक आम गरीब को अगर न्याय की किसी से आस है तो वो हमारी न्यायपालिका है, और आज हमारे जज साहबानों ने वो करके दिखाया। आज कोई पीएफआई, नक्सल, ईडी, 100 करोड़, मॉरिशस, आज ये सब तथ्य गायब थे, और आज वही अफसर जवाब नहीं दे पा रहे थे जो ये कह रहे थे कि रेप नहीं हुआ। जज साहब ने पूछा कि बताओ भाई तुम्हें कैसे पता, तो साहब के पास जवाब नहीं था। लाश क्यों जलाई, साहब के पास जवाब नहीं था। दीपक जी। ब्रजेश जी, आज की सुनवाई पे अगर आप गौर करें, आपका सर श्रद्धा से झुक जाएगा हमारे देश की न्यायपालिका के लिए कि अगर लोकतंत्र की और हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए कोई संस्था आज खड़ी है तो न्यायपालिका है। अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, माननीय हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप ना किया होता तो क्या तस्वीर बन रही थी? आज जो सवाल माननीय हाईकोर्ट ने पूछे उनको आप देखिए। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई अमीर की बेटी होती तो क्या आपकी हिम्मत होती इस तरह लाश जलाने की जिस तरह आपने जलाई है? ये एकदम साफ हो गया, केवल इस कमेंट से साफ हो गया, केवल इस टिप्पणी से साफ हो गया कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 में जो कानून के सम्मक बराबरी और कानून के समान संरक्षण का जो मूल अधिकार हमें दिया गया है, उस संविधान के अधिकार को उठाकर आग में फेंक दिया योगी सरकार ने। और आप चिन्मयानंद जैसे बलात्कारी का मुकदमा वापस लेने वाली सरकार से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि कल आप पीएफआई करते घूम रहे थे, 100 करोड़ आदान प्रदान के डेटा लेके आप मुख्यमंत्री खुद यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इनके अधिकारी प्रेस को ब्रीफिंग कर रहे थे। क्या हो गया? कहां चले गए वो सबूत? जवाब दीजिए। मैं ब्रजेश जी आपसे पूछना चाहता हूं कि वो नक्सल भाभी कहां चली गई? मतलब इससे शर्मनाक क्या हो सकता है कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री, इसके सांसद, इसके नेता उस विक्टिम का जो पीड़िता थी उसका चरित्र हनन करने में लग गए। इनके भाजपा के नेता कह रहे हैं कि आप बताइए कि पीड़िता बाजरे के खेत में क्यों गई? यहां का एडीजी और एसपी कह रहा है कि बलात्कार हुआ नहीं। आज क्यों घिघी बंद गई इनकी? ब्रजेश जी जवाब दीजिए। ब्रजेश जी क्यों जवाब दे भाई? कहां गई? ब्रजेश जी क्यों जवाब दीजिए? कोई ब्रजेश जी ने थोड़ी ये बात कही है। ब्रजेश जी से कही उससे पूछो। ब्रजेश जी तो पहले दिन से खड़े हुए हैं, ब्रजेश जी क्यों जवाब देंगे? जवाब दें डॉक्टर मनोज मिश्रा।
मैंने तो नहीं ब्रजेश कहा। जी आप मैं बताइए क्यों क्या जवाब सवाल दूं? पूछ रहे हैं? मैं क्यों क्या जवाब दूं? सवाल पूछ रहे हैं? नहीं, मैं क्यों ब्रजेश- जवाब दूं आपको? ब्रजेश जी जवाब सवाल इनको पूछ रहे हैं, देना है क्या कि मुझे देना है? क्या मैं उस ये बताएं। सांसद मैं उस पार्टी से जवाब मांग मैं उस सरकार उस पार्टी से जवाब मांगने जाऊं ब्रजेश जिसका मिश्रा सांसद जवाब दें, पहुंचा ब्रजेश हुआ था मिश्रा जवाब जेल दें। में दरिंदों से मिलने के लिए। अरे मैं पीड़ित के उससे साथ बात खड़े करने होना कोई जाऊं गुनाह जिसका है नेता क्या? कह रहा था कि बाजरे ब्रजेश की मिश्रा खेती पीड़ित के लड़की साथ क्यों खड़े हैं तो कोई गुनाह कर दिया क्या मैंने? हाँ, मैं पीड़ित के साथ खड़ा हूं। आप मुझसे सवाल पूछेंगे? आप पूछिए बीजेपी वालों से। आप उनसे क्यों नहीं पूछते हैं? आप मुझसे क्यों पूछते हैं? ब्रजेश जी, ये मैं सवाल पीड़ित पूरे के साथ देश, खड़ा पूरे हूं प्रदेश से और आप खड़ा लोग रहूंगा जानना चाहते हैं। और जब तक फांसी नहीं होगी खड़ा रहूंगा। साधुवाद है आपको साधुवाद है। आप इस लड़ाई को यहां लेके आए हैं। आपने सीबीआई जांच की लड़ाई लड़ी, आपने हाईकोर्ट की लड़ाई लड़ी, आपने पीड़िता की फोरेंसिक रिपोर्ट सामने रखी। फिर भी आप मेरे से सवाल पूछते हैं। ये एडीजी, आप मुझसे सवाल पूछते हैं। पुलिस वाला झूठ कि बोल रहा ब्रजेश है। मिश्रा जवाब ये दीजिए। सवाल आपने नक्सलवादी के बारे आप लाए। में ब्रजेश मिश्रा पीएफआई के बारे में जवाब दीजिए। अरे आप डॉक्टर मनोज से पूछिए ना, आप उत्तर प्रदेश सरकार से पूछिए। आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? ब्रजेश जी 4 खंभों में जो जिम्मेदारी है, आज आपने देख लिया कि कार्यपालिका किस तरह बैठ गई और अपराधियों के साथ मिल गई जाके। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री किस तरह अधिकारियों के साथ, किस तरह अपराधियों के साथ मिल गया जाकर, किस तरह पे वहां पर दरिंदों को बचाने में लग गया। तो ये हमारे सारे समाज की जिम्मेदारी है। तो क्या ये दीपक सिंह जो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस वाले, क्या इस आरोप में सच्चाई है? ये तो आपकी भाषा बोलने लगे हैं अब। नहीं, आप देखिए ना, आप 2 घटनाएं देखिए ब्रजेश जी, 2 घटनाएं देखिए। एक हाथरस की घटना, यहां पर मुख्यमंत्री जिस समाज के नेता होने का दावा करते हैं, बलात्कार करने वाले लोग चूंकि उस समाज से बिलोंग करते हैं, मुख्यमंत्री खुलेआम उनको बचाने के लिए सारे कानून संविधान को आग में फेंक देते हैं। कल की घटना देखिए, गोंडा में एक पुजारी की हत्या हुई, एक ब्राह्मण पुजारी की। कैसे वो माफिया जिसके ऊपर हत्या का आरोप है, वो मुख्यमंत्री के समाज से है। जिस एसएचओ को वहां पर पोस्ट किया गया, जिसने उसकी सिक्योरिटी वापस ली, वो भी उसी समाज से है। फोन की रिकॉर्डिंग कल वायरल हो रही थी, वो साधु कह रहा है कि आप ये राजनीति मत कीजिए जाती। मेरी हत्या हो गई तो आप रोहित अग्रवाल उसके सीने पर, थैंक यू उस रोहित अग्रवाल के सीने पर। आज कार्यपालिका के लिए शर्मिंदा होने का दिन नहीं है? उन लोगों को शर्मिंदा होने का दिन नहीं है जिन्होंने बिटिया का चरित्र हनन करने की कोशिश की? रोहित। ब्रिजेश जी, सबसे पहले तो मैं आज आपको साधुवाद दूंगा, आपको नमन करूंगा। मुझे 8 तारीख को मैं आपके डिबेट पे था, मनोज मिश्रा भी थे उसी डिबेट पे, और आपने एक मनोज मिश्रा को चैलेंज किया था कि उन अपराधियों को मैं फांसी लगवाऊंगा और तुम्हारे सीने पे चढ़ के लगवाऊंगा और तुम देखते रह जाओगे। और अभी जो आपसे मनोज मिश्रा बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची आवाज निकाल के सवाल पूछ रहे थे ना, यही मनोज मिश्रा 8 तारीख को बैठ के आपके चैनल से पीएफआई की बात कर रहे थे। यही मनोज मिश्रा आपसे बात कर रहे थे कि विपक्ष साजिश कर रहा है वहां पे। यही बात कर रहे थे कि वहां पे 25 लाख और 50 लाख की बात कर रहे थे। आज इनके मिजाज ही बदल गए हाईकोर्ट की फटकार के बाद। आज ब्रिजेश जी आपका चैनल ना होता तो इन्होंने तो आधी रात को सबूत मिटा दिए थे, लाश जला दी थी। जैसा आपने कहा, बिल्कुल ये दाह संस्कार नहीं था, क्योंकि इनको जवाब देना चाहिए कि आधी रात को कौन सा दाह संस्कार होता है। इन्होंने तो सबूत मिटाए थे आधी रात को, और इन्होंने जो सीबीआई की इंक्वायरी करने में भी जो देरी की है, उसमें भी इन्होंने सिर्फ सबूत मिटाने का काम किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। 8 तारीख के डिबेट में हमने आपसे यही बात की थी। टिप्पणी के बाद कम से कम मैं अपेक्षा करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार 4-5 अफसरों को सस्पेंड कर दे। नहीं, किसको सस्पेंड करेगी? ये तो संरक्षण दे रहे हैं अफसरों को। बिना लखनऊ के आदेश के। दीपक जी प्लीज वेट। हाँ, बिना लखनऊ के आदेश के ये वहां पे दाह संस्कार हो नहीं सकता था आधी रात को। आधी रात को किसको गरज पड़ी थी कि वहां पे दाह संस्कार कर? अरे गरीब परिवार जिसके पास 2 जून की रोटी नहीं है। बीरेन जी, आज क्या हुआ हाईकोर्ट में, पूरा घटनाक्रम बताइए। 1 मिनट दीपक भाई प्लीज, दीपक भाई प्लीज प्लीज प्लीज। ब्रिजेश जी, गरीब परिवार जिसके पास 2 जून की रोटी नहीं है, जब हमारे नेता वहां पे न्याय दिलाने गए तो लाठी चलाई थी इन्होंने। थैंक यू। कोर्ट के आज के तेवर के बाद क्या सरकार में संदेश गया, समाज में क्या संदेश गया, राजनीतिक दलों में क्या संदेश गया, पीड़ित के परिजनों को कितनी उम्मीद बंधी कि उनको न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा? देखिए, उम्मीद तो तभी बन गई थी जिस दिन हाई कोर्ट ने इसका सो मोटो संज्ञान लिया था। मीडिया के आह्वान पर, जनता के जो मंशा थी उसके अनुरूप। तो आज भी हाई कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी किया। जो अधिकारी सरकार में बैठकर बलात्कार की बात को नकार रहे थे, जो अधिकारी पीड़ित पक्ष को तमाम सारे आरोप लगा रहे थे, आज उनकी बोलती बंद हो गई। और ये जो पीएफआई का जो कनेक्शन था 100 करोड़ देकर
मॉरिशस से, यहाँ से वहाँ से फंडिंग, दंगा कराने की साजिश, ये सब बातें आज हवा हो गई कोर्ट में। इन पर कोई बात सरकार के किसी अधिकारी ने नहीं रखी। ये जवाब देने की स्थिति में नहीं थे जो रोज मीडिया में खबरें प्लांट कराते थे। आज नक्सल भाभी भी कहीं नहीं दिखी, उसकी भी चर्चा अफसरों ने नहीं की। तो ये सरकार को कितना गुमराह कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता से कितना सच्चाई छुपा सकते हैं, ये अधिकारी सरकारों का कितना नुकसान करते हैं, आज ये कोर्ट में दिखा। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि राजनीतिक दलों को, राजनेताओं को हर 5 साल में जनता के सामने इम्तिहान देना पड़ता है, लेकिन सत्ता में आने के बाद ये अधिकारी सरकारों को इतना बदनाम करा देते हैं और सरकार चाह कर भी उन पे कोई कार्रवाई नहीं कर पाती। बीजेपी जैसी पार्टी, इतना बड़ा देश का संगठन जिसके करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता, कई राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, सरकार है, वो यूपी जैसे बड़े स्टेट में बीजेपी के सरकार में कुछ अधिकारी उस पर कब्जा जमाए बैठे हैं। संगठन के लोगों को रिरियाना पड़ता है उनके आगे, वो उनका तिरस्कार करते हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं का अपमान होता है, विधायकों का अपमान होता है, उनके काम नहीं होते। ये सिर्फ ब्यूरोक्रेसी और अफसरशाही की वजह से है, और आज ये जो किरकिरी हुई है ये भी उसी की देन है। और ब्रजेश जी, मैं एक बात तो ये कहूंगा कि ये जो हाथरस में 100 करोड़ भेजकर दंगा कराने वाली थ्योरी थी, ये उसी तरह से थी। आपको याद होगा विधानसभा में खटमल मार पाउडर निकला था और उसको RDX बता दिया था इन्हीं अफसरों ने। उसको चपरास बोलते हैं, जिससे लकड़ी की चेयर वगैरह की पॉलिश की जाती है। उसको RDX बता के सनसनी फैला दी थी। तब योगी जी नए नए मुख्यमंत्री बने थे, और ये फंडिंग 100 करोड़ की उसी तरह की है। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार कितना, अफसर सरकार से कितना झूठ बोलवाएंगे। और उत्तर प्रदेश में तो ये सब काम अफसर कर लेते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप इसको मॉनिटर नहीं करती कि उनसे गलत काम कराया जा रहा है। इतना क्या, मतलब ये तो सरेंडर करने वाली भाषा हुई। देखिए, मैं कह रहा हूं, जब संगठन उपेक्षित हो जाएगा, जब कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाएगी, तो कौन राय देगा? लीडरशिप अफसरों से घिर जाती है जब, तो फैसले सच नंगी आंखों से भी वो नहीं देख पाती। और जैसे सरकार जाएगी, एक को अफसर पूछने नहीं जाएंगे। जो मक्खियां भिनभिनाती हैं गुड़ देखकर, ये गुड़ जहां खत्म हुआ तहां आपके और हवा का रुख भी हो तब भी नहीं उड़ेंगी। तो ये बहुत विचित्र दुनिया है, और जो लोग सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं वो शायद इसको समझें। देखिए, जिन अफसरों ने झूठ बोला, सरकार की किरकिरी कराई, आज DM, SP, ADG सबको लताड़ लगाई कोर्ट ने, और कहते हैं कि आप लखनऊ में बैठ के जान लेते हो बलात्कार नहीं हुआ। वाह, कौन सा थर्मामीटर है आपके पास, कौन सी जांच आपके पास है? तो अफसर महोदय ने क्या कहा? उनके पास सिर्फ माफी मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। पूरे प्रदेश में बड़े बड़े अपराधियों को मार गिराने का दावा करने वाले लोग अदालत में जाकर भीगी बिल्ली बन जाते हैं। जो एक महिला की इज्जत आबरू, एक बेटी के सम्मान के खिलाफ बोलते थे, वो आज वहां पर हाथ जोड़े खड़े नजर आए। बहुत बड़ी बात कह दी वीरेंद्र जी ने, है ना जी। देखिए, सरकारों को चाहिए और अफसरों के लिए है कि झूठ बोलना पहली बार तो आसान हो सकता है, पर बाद में सिर्फ परेशानी देता है। और अगर सच पहली बार में बोल दिया जाएगा वो कठिन होता है, लेकिन हमेशा के लिए आराम देता है। लाख टके की बात है ये। लेकिन ये बात जब ये लोग समझ ले तब जानिए, क्योंकि कई बार देखिए मजबूरी में भी झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन इस कलयुग में पर बीजेपी संगठन खुलकर ये बात कहता क्यों नहीं है लीडरशिप से, सरकार से, कि भाई आप ये क्या हो क्या रहा है? अगर संगठन में परेशानी है, संगठन इसको गलत महसूस करता है, संगठन ये मानता है कि गलत तरीके से हैंडल किया गया, तो संगठन सरकार से कहता क्यों नहीं, बात क्यों नहीं करता? नहीं करता है, लेकिन जब कोई सुनवाई हो तब ना। अब विधायक का कुर्ता फाड़ दिया गया, आपको मालूम है कौन जाएगा कुर्ता फड़वाने और चप्पल खाने? जब
आप तो ऐसी बात बोलते हैं, मैं क्या कहूँ अब इस पे। नहीं, ये तो वानगी है, देख लीजिए हर जिले में। तो संगठन के सामने कितनी बड़ी चुनौतियां हैं कि अफसरों की गलतियों को वो कितना लिपापोती करें। थाने में घूस ली जाए, तहसील में ली जाए, जिले में थाना बेचे, एसपी पाटीदार वसूली करे, सब संगठन लिपापोती करे। जिस पार्टी ने अंत्योदय की नाम दिया हो, जिसका प्रधानमंत्री ईमानदारी के लिए पूरे देश में जाना जाता हो, जिसके मुख्यमंत्री की ईमानदारी की कस्में खाई जा रही हो, उसका एसपी डकैती डलवा रहा हो, तो क्या मानेंगे आप? तो आज जो कुछ भी कोर्ट में हुआ, सरकार में क्या संदेश गया? कुछ कार्रवाई वगैरह होगी या फिर अभी लीपापोती अभी भी जारी रहेगी? देखिए, कार्रवाई थानेदार और सिपाही और चपरासी पे होती है, और बहुत ज्यादा तो आईपीएस पे होगी। आईएएस पे तो ये सरकार कार्रवाई करती नहीं। महोबा में एसडीएम अवधेश तिवारी पाद तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। मैं तो कहता हूँ प्रवीण लक्षकार पर भी कोई कार्रवाई नहीं। लक्षकार पे कोई कार्रवाई हुई? इस आदमी को तो जेल में डाल देना चाहिए। रुपेश कुमार के यहाँ एसडीएम धरने बैठा था, कोई कार्रवाई हुई? कहीं कोई कार्रवाई नहीं होगी जी। ये तो सब अपनी सुविधा के अनुसार कार्रवाई होगी। देखिए, जब नियम कानून बनाने वाला सब आईएएस अफसर है, तो आईएएस अफसरों पर कार्रवाई नहीं करता है। पुलिस वालों पर, आईपीएस अफसरों पर तो कार्रवाई देर सवेर हो ही जाती है। जी बीरेन जी, देखिए, आज अफसरों की अगर दलील मानी जाए तो उसके लिए ये लाइनें बहुत सटीक हैं कि कातिल की ये दलील भी मुंसिफ ने मान ली कि मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। वाह, है ना। और मेरे एक साथी हैं, प्रसिद्ध पत्रकार हैं राजकुमार सिंह, आजकल लखनऊ से बाहर हैं। उनकी एक रचना है, मैं आज पढ़ूंगा जी, कि वो चाहता है कि उसकी हर बात को सच माना जाए। मैं कहता हूं कि पहले उसे ठीक से जाना जाए, और सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा सूरज की तरह, और पहले झूठ के सौदागर को तो पहचाना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपने बहुत ऊंची बात कह दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर मनोज मिश्रा, मैं आपका रुख करना चाहूँगा। पीड़ित के परिजनों ने आज कोर्ट में 3 मुख्य रूप से मांगे रखी। पहली ये कि उन्हें सुरक्षा दी जाए, दूसरा इस पूरे मामले का जो ट्रायल है या दिल्ली या मुंबई में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और तीसरा पूरे इन्वेस्टिगेशन को पब्लिक डोमेन में न रखा जाए ताकि किसी का चरित्र हनन न हो सके या किसी को तरीके से किसी प्रकरण को, जांच को प्रभावित न किया जा सके। इन तीनों विषयों पर सरकार को कोई आपत्ति है मांग मानने में? देखिए ब्रजेश जी, मैं धैर्य से सुन रहा था, और मैं एक मिनट में सबको जवाब दे दूं, उसके बाद आपकी बात का जवाब दूंगा। मुझे समझ पीड़ित परिवार को जवाब दे दो पहले मनोज मिश्रा जी। एक सेकंड, पीड़ित परिवार पूछ रहा है। रोहित जी प्लीज, आई रिक्वेस्ट दे देंगे रोहित जी प्लीज, वो भी दे देंगे सब लोग शांत हो, डॉक्टर मनोज मिश्रा बोलेंगे। गो अहेड डॉक्टर साहब। हमारे कांग्रेस के मित्र बहुत बढ़ चढ़ के बातें कर रहे थे, और ये इनका गुस्सा जायज भी है। ये अन्याय कहीं हो तो गुस्सा जायज है, लेकिन ये इनका गुस्सा राजस्थान में ठंडा पड़ जाता जाके। गोंडा में प्रियंका जी राहुल, गोंडा में क्या हुआ था? अरे अपने उत्तर प्रदेश की बात करो, जहां सरकार में हो वहां पर पीड़ित पक्ष ने अपनी बात रख दी है। शर्मिंदगी वाली बात मत कीजिए, उत्तर प्रदेश शर्मिंदा हो। सच बोलना सीखिए। डिबेट उत्तर प्रदेश में हो रही, राजस्थान में घटनाक्रम ने खुद पीड़ित पक्ष ने कैमरे सामने आके चीजें बता दी है। राजस्थान में पीड़ित पक्ष ने कैमरे के सामने आकर बता दिया है। आज उत्तर प्रदेश की घटना ने, उत्तर प्रदेश में आज आपको डांट पड़ी है, आपके सरकार के अधिकारियों को फटकार पड़ी है। अगर योगी आदित्यनाथ जी में नैतिकता है, राजनीतिकता के आधार इस्तीफा दें, गोरखपुर लौट जाए, उस पाप कम हो जाएंगे। सच बोलना सीखिए। अगर राजस्थान में हुआ था तो गोंडा में क्या हुआ था? नारियों के सम्मान की रक्षा करते हैं, और राजस्थान में जाके नारियों के सम्मान को भूल जाते हैं। कर रहा है राजस्थान का परिवार कांग्रेस सरकार की भारी कर रहा है। शर्मी वाली बात भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से लेकर नीचे तक भरी पड़ी है। अरे शर्मिंदगी करो, कोई फायदा नहीं। विधानसभा में जो मुख्यमंत्री ओके, थैंक यू, पीड़ित के साथ खड़ी हो, दीपक जी अन्यायी के साथ खड़ी हो, उस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से देश उम्मीद नहीं कर सकता। आपसे सच बोलने की उम्मीद नहीं करता। सच बोलना सीखिए, अन्याय के साथ मत खड़े होइए। आप सर चढ़ के बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी का,
भारतीय जनता पार्टी का बाप सर चढ़ ओके। बोल रहा है। एक सेकंड दीपक जी प्लीज, बोलने लगे दीपक जी प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज इनसे कहिए प्लीज, सच बोले, हाँ प्लीज 1 मिनट, बोले। डिबेट मत खराब करो, मैं कह रहा हूँ रिक्वेस्ट है सच सर। बोले। ओके, अन्याय होगा सबकी आवाज बंद, केवल डॉक्टर मनोज मिश्रा की आवाज है। डॉक्टर मनोज मिश्रा बोलिए आप। श्रीमान मुलायम सिंह जी ने क्या कहा था कि रेप पर फांसी क्यों, लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाते हैं। ओके ये अभी अखबार किसी ने मेरे पास कटिंग भेजी है। ओके, आम आदमी पार्टी को जवाब दीजिए क्या आप। उस पर ये सहमत है कि नहीं है? इस बयान पर समाजवादी पार्टी अपना हाँ, मैं इनसे जवाब ले लेता हूँ अभी। तो माना जाए कि नारियों के सम्मान के लिए ओके। समाजवादी पार्टी Next। के मुस्तुद्दिन समाजवादी पार्टी छोड़ देते। हाँ, मैं आता हूँ, दीपक भाई आता हूँ, सिंह जी प्लीज। का ये बयान आया था हाँ। तो आप उस दिन उनका बचाव कर रहे थे। नेक्स्ट, देखिए तीसरी बात यह है कि आपका आचरण कैसा है, ये आपके व्यवहार में प्रदर्शित होना चाहिए। आपका व्यवहार समय समय पर बदलता है। अब मेरे सवालों का आप जवाब, मैंने भी कुछ सवाल किए थे आपसे। तो आपका आचरण ये होता है कि 2 बालिकाएं बदायूं में मार डॉक्टर साहब आप मामले को, मेरे पास इतना वक्त नहीं है ना, बाकी लोगों को भी मुझे समय देना है। अपनी बात कंक्लूड करें आप प्लीज। दूसरी बात ये बोलने कहा दिया ब्रजेश जी, ये आप बात कंक्लूड करें सर, टाइम बहुत कम बचा है मेरे पास, प्लीज कंक्लूड करें। देखिए ब्रजेश जी कि जो मांगे पीड़ित परिवार की हैं उनको संज्ञान लिया जाएगा। और अभी एक आप इंतजार और करिए कि जो कोर्ट का निर्णय आएगा उस निर्णय से बहुत चीजें बनी होंगी। ओके, अब्दुल हफीज गांधी साहब, ओके अब्दुल हफीज गांधी गो हेड। ओके अब्दुल हफीज गांधी गो हेड। 3 मांगे रखी हैं, अभी तक सरकार ने उस पर सहमति नहीं दी। देखिए मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर न्याय पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो पीड़ित परिवार की मांग है कि केस को जो है दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर दिया जाए, ये मैं समझता हूं कि ये सरकार को ये मांग मान लेनी चाहिए, नहीं तो न्यायपालिका इस पर कोई ना कोई निर्णय जरूर लेगी। और मैं ठोक बजाकर ये बात कह रहा हूं कि जिस तरह के तथ्य सामने आए हैं उनमें उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कार्रवाई होती है तो इसमें पीड़िता को जो है न्याय मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए इसको जो है केस को दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया जाना चाहिए। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है वो अभियुक्तों के साथ, अपराधियों के साथ खड़े हुआ है। कठुआ आप मत भूलिएगा, चिन्मयानंद मत भूलिएगा, जो उन्नाव रेप कांड है उसमें मत भूलिएगा। जब तक हाईकोर्ट सख्त नहीं हुआ था तब तक भारतीय जनता पार्टी कुलदीप सेंगर का साथ दे रही थी। तो ये अपराधियों का साथ देने वाले हैं, ये बलात्कारियों का साथ देने वाली पार्टी है। कठुआ में आपके मंत्रियों ने अभियुक्तों की रैली निकाली थी उनके सपोर्ट में। कठुआ को ये परिवार नहीं भूल सकता। सीबी पांडे साहब, थैंक यू। आपके एमएलए, आपके मंत्री जो है अभियुक्तों के फेवर में रैलीज निकाल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा बलात्कारियों को सपोर्ट, इन लोग की आवाजें बंद करिए अगर ये चुप नहीं होते तो। प्रत्याशियों को टिकट। ओके सीबी पांडे साहब, अब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, आज कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन, अब आपको क्या लगता है कि कोर्ट इस मामले में कोई और अतिरिक्त इंटरवीन करेगा? ऑलरेडी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो रही है। देखिए जो सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो भी तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है, स्टेट के बाहर की एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब कल सुप्रीम कोर्ट में लगा, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट हाई कोर्ट का स्टेटस रिपोर्ट मांगा है। अब हाई कोर्ट में जो आज की कार्रवाई हुई है उसके सारे ऑर्डर्स जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जाएंगे और स्टेट बताएगा कि सुप्रीम हाई कोर्ट में ये बातें हुई है, ये ऑर्डर हाई कोर्ट ने पास किया है। उस ऑर्डर के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ये समझता है कि इस मामले को हाई कोर्ट से मंगा के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करे तो सुप्रीम कोर्ट को पूरा पावर है कि इस मामले को अपने यहाँ मंगा ऑलराइट सर, थैंक यू सर, मामले को अपने स्तर से सुने। थैंक यू सर। यस दीपक बाजपेयी, आप कुछ मेंशन कर रहे थे, प्लीज गो अहेड। हाँ ब्रजेश जी, देखिए आज की सुनवाई पे अगर आप नजर डालेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई दे जाएगा कि एक सिस्टमेटिक तरीके से, सोचे समझे तरीके से मुख्यमंत्री के निर्देश पर सबूत नष्ट किए गए हैं। जो लाश जलाना है वो उसके क्रम में है। एडीजी का ये बयान कि रेप नहीं हुआ ये इसी क्रम में है। एसएसपी का ये कहना कि रेप नहीं हुआ इसी क्रम में है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से पीड़िता के चरित्र पर उंगली उठाई है इसी क्रम में है। तो सरकार अपराधियों के साथ खड़ी हुई है, न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। तो ऐसे में जो आज हाईकोर्ट ने बात कही है उसमें 201 आईपीसी में मुकदमा दर्ज होना चाहिए साक्ष्यों को नष्ट करने का। और जो आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बात कही है किसके निर्देश पे किया गया, यानी मुख्यमंत्री को खुद अभियुक्त बनाया जाना चाहिए। यहां पर जो साक्ष्य नष्ट रोहित करने की अग्रवाल कोशिश गो अहेड, आप कोई पॉइंट मेंशन कर रहे थे, गो अहेड।
ठीक है ब्रिजेश जी, जिस तरीके से इन्होंने विपक्ष के नेताओं के ऊपर अत्याचार किया, जब हमारे नेता वहां पे पीड़ित परिवार के साथ खड़े हुए थे तो उनके ऊपर लाठी चलाई और जन सैलाब आज रोडों पे उतरा। हमने देखा किस तरीके से मथुरा में आज जन सैलाब आया उस पीड़ित परिवार के समर्थन में, जयंत चौधरी के समर्थन में। इनको शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, किस तरीके से ये एक पीड़ित बच्ची को इन्होंने किस तरीके से उसकी लाश को दफा दफा किया और किस तरीके से क्या चैनल में बैठ के झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। साथ सीमा कुशवाहा जी जुड़ चुकी हैं। सीमा कुशवाहा जी परिचय की मोहताज नहीं है, निर्भया केस इन्होंने लड़ा, पीड़ित पक्ष को न्याय दिलवाया, दरिंदों को फांसी कराई और इस पूरे प्रकरण की सबसे अच्छी बात यह है कि इस केस को भी सीमा कुशवाहा डे 1 से टेकअप कर रही हैं। मौके पर भी गई थी, पुलिस के साथ इनकी झड़प भी हुई थी, इनको रोकने की कोशिश, इन्हें अपमानित करने की कोशिश हुई थी, उसके बावजूद ये झुकी नहीं और आज भी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी हैं और उनके लिए फ्री में ये मुकदमा लड़ रही हैं और आज ये लखनऊ में मौजूद भी हैं और ये रात में मूव करेंगी। सुप्रीम कोर्ट में भी इनकी इस पूरे प्रकरण की सुनवाई है और इन्होंने भारत समाचार के लिए समय निकाला। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं सीमा जी। सबसे पहले हमारे दर्शकों को और पैनल में बैठे गणमान्य अतिथियों को ये बताइए कि कोर्ट में आज क्या हुआ। देखिए, कोर्ट ने सो मोटो संज्ञान लिया था। कोर्ट ने स्वतः इस केस को सुना है और सभी पार्टी जितना भी इसमें पीड़ित परिवार है और राज्य सरकार है, दोनों को नोटिस किया गया था कि आप लोग आकर के अपना अपना पक्ष रखें। और जो नोटिस किया गया था, जारी किया था, नोटिस भेजा था जो माननीय न्यायालय ने, उस नोटिस को ही पढ़ करके अगर हम लोग पढ़ेंगे तो एक दर्द सा महसूस होता है। जिस तरीके से माननीय न्यायालय की तरफ से जो नोटिस गया उसमें कहा गया कि हमें बहुत आघात पहुंचा है कि आपकी जो बेटी है जिसको अंतिम संस्कार करने का मौका नहीं मिला, आपके परिवार से आपका अधिकार छीन लिया गया, तो आपको हम जो भी आप पीड़ित हैं और इन सारी चीज़ों पर हम आपकी बात सुनेंगे, आप अपना पक्ष कोर्ट में रखें आकर के। तो कोर्ट ने जिस तरीके से 1 बाय 1 इस परिवार के सभी सदस्यों से बात की, उनकी हर बात को सुना और साथ ही साथ जो वहाँ के डीएम साहब हैं, डीएम से भी उनसे पूछताछ की कि आखिर क्या सवाल पूछा कि आपको रात में बॉडी को जलाना। उनका सवाल यही था कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जो रात में आपको बॉडी जलानी पड़ी, आप 2 घंटे इंतजार नहीं कर सकते थे। तो डीएम का आंसर ये था कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू था। जबकि मैं आपको बताऊं, इस पूरे केस को मैं देख रही हूं, परिवार से भी बात हुई है और वीडियो भी बहुत सारे जारी हुए हैं। उसमें आप देखेंगे कि जब वो चिता जलाई जा रही है उस समय पर एक भी पर्सन उस चिता के पास मौजूद नहीं है। मीडिया बहुत दूर से कवरेज कर रही है और इनका कहना है लॉ एंड ऑर्डर फेलियर हो जाता। हार्डली उस परिवार के जो रिलेटिव्स थे मुश्किल से वहां 40 से 50% मौजूद होंगे और जो पुलिस की संख्या थी वो करीब 200 से 300 के बीच में थी। तो जब डीएम ये जवाब कोर्ट को दे रहे थे तो कोर्ट उनके बयान से, जवाब से विरोध किया, कितना संतुष्ट और असंतुष्ट थी? देखिए, कोर्ट बिल्कुल भी संतुष्ट मुझे नजर नहीं आ रही थी। कोर्ट का बार बार ये कहना था कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना आपका काम है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का आप इस तरीके से हनन करेंगे, ये आपको अधिकार किसी ने नहीं दिया है। और कोर्ट बार बार पूछने की कोशिश कर रही थी कि क्या कोई कॉल लखनऊ से आया था, उनके गाइडेंस में आपने ये स्टेप उठाया। तो डीएम साहब इसको नहीं एग्री कर रहे थे कि नहीं, ये हमारा तो ये फैसला किसका था कि लाश जलाई जाए? ऑर्डर मेंटेन करना हमारा काम। बिल्कुल ये कोर्ट ने पूछा और साथ ही साथ देखिए एक बहुत बड़ी बात मिश्रा जी कोर्ट ने आज कही है कि क्या किसी बहुत ही रिच फैमिली की बेटी होती, किसी की भी इस तरीके से डेड बॉडी होती, पैसे वाले खानदान परिवार की, तो क्या आप हिमाकत करते इस तरीके से बॉडी जलाने की? आपने डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिया, आपने उस परिवार को मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी, उस परिवार आपने उस बेटी को जला दिया, वो भी केरोसिन डाल करके। ये इसको हम क्या कहेंगे? तो कोर्ट का कहना था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य है, पर्पज है, जो आर्टिकल 21 है, उसका जो राइट है कि किसी भी व्यक्ति को डिग्निफाइड तरीके से अपनी लाइफ जीने का अधिकार है और अगर उसकी डेथ हो जाती है तब भी उसका सम्मान पूर्वक एक संस्कार के माध्यम से उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। अगर आप मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं तो आपको आंसरेबल होना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है रेप वाले मामले पे एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट एक आला पुलिस अधिकारी का आया था, कोर्ट ने इस पर भी कुछ बात की? जी
बिल्कुल देखिए डीआईजी जो प्रशांत जी हैं उन्हीं का ये स्टेटमेंट था कि जो एफएसएल रिपोर्ट है उसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि वहां सीमन नहीं पाया गया। तो कोर्ट ने उनको भी अच्छे से मतलब कहेंगे कि फटकार ही लगाई कि एटलीस्ट आपको 2013 में जो अमेंडमेंट किया गया आईपीसी में वो रेप का सेक्शन एक बार उठा करके देख लेना चाहिए था कि सीमन का पाया जाना कंपलसरी नहीं है कि अगर सीमन पाया जाएगा तभी रेप किया जाएगा। तो इस तरीके से, और दूसरा उन्होंने कोर्ट का सीधा ये क्वेश्चन था कि प्रशांत जी अगर आपकी बेटी होती तो क्या आप इस चीज को टॉलरेट करते? और देखिए हमारी कंट्री के अंदर तो जो प्रशांत लोग ने जिनके क्या पास जवाब पावर दिया? है, कोर्ट जिनके को पास क्या जवाब पैसा दिया है, प्रशांत ने? वो उनका कहना था हाँ हमारे पास एक बेटी है, उनकी एक बेटी है, कोई बेटा नहीं है। उन्होंने कि आई नो वेरी वेल कि क्या महसूस करते हैं, लेकिन मेरा अपना जो व्यू है कि ये लोग सिर्फ तभी महसूस करते हैं जब इनके अपने परिवार की बात होती है। ये लोग सिस्टम में बैठ करके जो इनकी ड्यूटी है ये वो ड्यूटी भी पूरी नहीं करते। आप वो चीज महसूस मत करिए कि वो जो हाथरस की बेटी है वो आपकी बेटी थी, लेकिन आप अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से सही से कीजिए, न्यूट्रल होकर के ड्यूटी कीजिए, बाइस्ड होकर ड्यूटी मत कीजिए। इतना ही काफी है। अगर हमारे देश सीमा जी आपने 3 मुख्य मांगे कोर्ट के समक्ष रखी। पहली मांग ये रखी कि परिवार को सिक्योरिटी दी जाए, दूसरी मांग आपने रखी कि ट्रायल दिल्ली या मुंबई ट्रांसफर किया जाए, और तीसरी मांग रखी कि पब्लिक डोमेन में इन्वेस्टिगेशन न लाया जाए। इज इट ट्रू? बिल्कुल जी जी, यस हमारी 3 जो प्रेयर थी, हमें एफिडेविट फाइल करना था बट वो एफिडेविट फाइल नहीं हो सका, लेकिन जो प्रेयर हमारी थी वो कोर्ट ने उसको कंसीडर तो किया। क्या आपको लगता है कि जज साहब की ये बात जानने में बहुत दिलचस्पी थी कि क्या लखनऊ से कोई टेलीफोन कॉल गई थी? यस उन्होंने जानने की कोशिश की, 2-3 बार उन्होंने पूछा है, डीएम से भी पूछा है और डीआईजी से भी पूछा था उन्होंने कि आखिर आपने डिसीजन ये किसके कहने पर लिया। तो यस डीएम साहब सेटिस्फाई करने वाला आंसर नहीं दे सके, इसीलिए स्टेट ने टाइम मांगा है कि कमिंग जो 2 नवंबर है उस डेट को ये अगेन हियरिंग है। तो क्या शासन ने यानी गवर्नमेंट की तरफ से भी एसीएस होम डीजीपी वगैरह अपीयर हुए थे, क्या उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन नहीं की कि क्रीमेशन उनके कहने पर हुआ? नहीं, उनका तो इन लोगों का कहना है कि वो इसलिए क्रीमेशन किया गया क्योंकि एक तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू था, दूसरा परिवार की उपस्थिति में किया गया, और परिवार का कहना है कि वो कोई भी मेंबर वहां का परिवार का सदस्य उपस्थित नहीं था। तो स्टेट का कहना है कि हमारे पास वो वीडियोज हैं, और परिवार का कहना है कि हमारे पास भी वो वीडियोज हैं क्योंकि उस वीडियोज में परिवार का कोई भी सदस्य सीमा जी ये फाइंड आउट करना बहुत आसान है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक दौर है, ये फाइंड आउट करना बहुत आसान है। डीएम का मोबाइल फोन और लैंडलाइन नंबर्स जब्त कर लिए जाने चाहिए और जांच कर ली जाए कि उनके इनकमिंग कॉल्स में कौन कौन है और उनके व्हाट्सएप संदेशों में क्या क्या है, अगर वो मिटा ना चुके हों तो। देखिए बिल्कुल आई थिंक सीबीआई को फौरन इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिशियल सीयूजी और पर्सनल नंबर जब्त करके उसकी जांच करनी चाहिए। बिल्कुल, अगर चीजें कहीं पर भी मैनिपुलेटेड नहीं की जाएं तो मेरे देश के अंदर मुझे नहीं लगता है कि कोई भी जो कल्प्रिट होगा, जो एक्यूज होगा, वो बच के निकल जाए और अगेन इस तरीके के क्राइम रिपीट होंगे। लेकिन इशू ये होता है कि लोग पावर का, पैसे का यूज करके, ये बहुत बड़ी सच्चाई है, हम इस चीज को एडमिट नहीं करते हैं। हम बात पूरे घटनाक्रम में एक चीज थी जिसने मुझे बहुत दुखी किया, बात करते हैं कि विक्टिम शेम किया गया, विक्टिम का चरित्र हनन किया गया, विक्टिम को बदनाम किया गया, उनके परिवार को बदनाम किया गया, उन पे तरह तरह के लांछन लगाए गए। ये पहली बार हुआ है भारत में। मिश्रा जी, मैं एक और बात कंफर्म कर रही हूं आपको कि जिस तरीके से लोगों का जो एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि उस बेटी ने बताया नहीं कि उसके साथ रेप किया गया, मेरा कहना है कि जो लोग ये बात बोल रहे हैं वो एक बार पहला वो वीडियो देखें, रेड सूट पहन करके वो बेटी पुलिस स्टेशन में लेटी हुई है, उस वीडियो को देखिए, उसमें वो बता रही है कि उसके साथ जबरदस्ती की गई। जबरदस्ती का मतलब क्या होता है, एक छोटी सी बात को नहीं लोग समझ पाए, छोटी सी बात को ऑफिसर जो वहां पर आईओ या इंस्पेक्टर एसएचओ नहीं समझ पाए,
376 सेक्शन में एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई, जबकि प्राइमरी लेवल पे उस वीडियो के अकॉर्डिंग इनको करना चाहिए था। और ये इनका कहना है कि बाद में फैक्ट को उन्होंने जानबूझ करके अदर लोगों के नाम लिए हैं। आपने कोर्ट में ये बताया मैम politician आ कि गए। बिटिया इन का सारी चरित्र चीजों को हनन मैं करने नहीं की मानती कोशिश हूँ। की जा रही है। बिल्कुल, मैंने ये कोर्ट को सारी चीजों को इंटीमेट किया है और कोर्ट ने इसीलिए कि पब्लिक में जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो कोई भी चीज अब पब्लिक में नहीं आएगी। आप सुप्रीम कोर्ट और मूव कोर्ट कर ने रही हैं, इसको लास्ट consider क्वेश्चन है किया मेरा, Yes. सुप्रीम कोर्ट में आपके क्या प्रेयर होगी? सुप्रीम कोर्ट में मुझे अभी देखिए, मैं थोड़ा यहाँ से फ्री ही हुई थी, मुझे आपके चैनल से ही पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट में कल हियरिंग है। जी, ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया सीमा कुशवाहा जी। ब्रजेश जी एक सवाल बोल रही हूँ ना। जी जी, ओके, यस मैम, thank you. सीमा जी गो अहेड प्लीज। थैंक यू, ऑल राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सीमा जी लग रहा है थोड़ा जल्दी में, मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ और भारत की न्यायपालिका को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि अंत्योदय यानी समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को न्याय देने की पहल भारत की सर्वोच्च अदालतों ने किया। हमारी एपेक्स कोर्ट्स ने किया, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने किया। उम्मीद है गुड़िया को इंसाफ जरूर मिलेगा और उनके कलेजे फूकेंगे, उनकी छातियों में तकलीफ होगी जब ये दरिंदे फांसी पर लटकाए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।